और उसको लगता है कि नहीं नहीं ठीक नहीं है। हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज, उन सब की कहीं ना कहीं हमको याद रहती है इस बदले दौर में भी। और घर में जब हम 5-7 लोग बैठते हैं तो कई बार पुरानी यादों में इतने खो जाते हैं कि आंसू निकल आते हैं। तो मीडिया इतना बदल गया, लेकिन इस बदलाव में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतवर्ष में इस भाषाई पत्रकारिता की शुरुआत किस लिए और क्यों हुई। भारतवर्ष में भाषाई पत्रकारिता की शुरुआत इस देश की आज़ादी का अलग जगाने के लिए हुई। इस देश के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में फैले हुए आदमी के मन में भारत की स्वाधीनता के लिए मर मिटने की आकांक्षा पैदा करने के लिए पत्रकारिता की शुरुआत हुई। जब पहला हिंदी अखबार जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से उदंत मार्तंड निकाला, आप सब तो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, सब जानते हैं उसके उद्देश्यों को। 1870 में पहला अखबार सर सैयद अहमद खान ने उर्दू का निकाला। इनके उद्देश्य क्या थे? इस देश के जितने महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी, मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष और भी न जाने कितने, सब अखबार निकालते थे। क्योंकि अखबारों के माध्यम से पूरे देश में जन जन तक देशभक्ति की भावना, भारत को स्वतंत्र कराने की भावना जन जन तक पहुंचाने का एकमात्र सबसे सशक्त माध्यम अखबार था। अकबर इलाहाबादी कहते थे, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार की ताकत तोप से ज़्यादा थी। इसलिए अखबार, इसलिए पत्रकारिता इस देश में शुरू हुई, भाषाई पत्रकारिता। इलाहाबाद से उर्दू का एक अखबार निकलता था, स्वराज, और उसके कितने संपादकों को अंग्रेजी शासन ने जेल में डाल दिया, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर। अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखते हो तुम, अखबार नहीं चलाने देंगे। लेकिन जब संपादक जेल चला जाता था तो उसी, आप पुरानी फाइलें देखिए, अब तो इंटरनेट में बहुत कुछ उपलब्ध है। स्वराज अखबार में एक विज्ञापन निकलता था, उर्दू का अखबार था, इलाहाबाद से निकलता था, और लिखा होता था एक संपादक चाहिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन होता था कि तनख्वाह 2 सूखी रोटी 1 गिलास पानी प्रतिदिन, बोनस अंग्रेजी शासन की अनगिनत दिनों की जेल। और इसके बावजूद स्वराज अखबार को एक के बाद एक संपादक मिलते चले गए। पत्रकारों ने हार नहीं मानी। अंग्रेजी शासन के उत्पीड़न, जेल की यातनाएं, उनके डर से भी पत्रकार पीछे नहीं हटे कि नहीं भैया, अब हम स्वराज के संपादक नहीं बनेंगे, नहीं तो अंग्रेजी शासन हमको जेल में डाल देगा। इस भावना से भारत में पत्रकारिता का उदय हुआ। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, समाज के जागरण के लिए, इस महान उद्देश्य के लिए अगर इस देश में भाषाई पत्रकारिता का, वो चाहे उर्दू पत्रकारिता हो, चाहे बांग्ला पत्रकारिता हो, चाहे पंजाबी पत्रकारिता हो, चाहे हिंदी पत्रकारिता हो, सारी भाषाई पत्रकारिता का उदय इस भावना के कारण हुआ है। भारत में यूरोपीय कॉन्सेप्ट नहीं रहा पत्रकारिता का, जो हमारे विद्यार्थियों को आज पढ़ाया जाता है। खबर क्या होती है? तो कहते हैं कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया, ये खबर नहीं है। आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ये खबर है। पढ़ते हैं आप लोग के नहीं? आप बताइए। जो इंसानियत है, इसको तो हमने सबसे ऊपर माना है, और आप उसको खबर तब बनाएंगे जब इंसानियत कुत्ते की औकात पर आ जाएगी। ये जो निगेटिविटी है जर्नलिज्म की, ये यूरोप की देन है। भारतीय जर्नलिज्म में इस प्रकार की निगेटिविटी कभी नहीं रही। भारत में तो पत्रकारिता का उदय मनुष्य जीवन के उन्नयन के लिए हुआ। भारतवर्ष के
एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में प्रतिष्ठा करने के लिए भारतीय पत्रकारिता का जन्म हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप अखबार निकाला करते थे। सरदार भगत सिंह ने अपनी फरारी के दिनों में प्रताप अखबार में कितने दिन काम किया, छद्म नाम से। लेकिन उन्हीं गणेश शंकर विद्यार्थी को केवल इसलिए मार डाला गया कि वो हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने के लिए गए थे। उनको क्या पड़ी थी, मैं तो पत्रकार हूं, कलम का सिपाही हूं, दंगा हो रहा है होने दो, लोग मर रहे हैं मरने दो। लेकिन पत्रकार सामाजिक सरोकारों से दूर बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। जो कुछ गलत हो रहा है उसको रोकना है, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। हम उन गणेश शंकर विद्यार्थी के वंशज हैं। इस प्रकार की श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर भारतीय पत्रकारिता का जन्म हुआ और इसलिए पत्रकारिता करते समय इन भारतीय जीवन मूल्यों को हमें बनाकर रखना पड़ेगा। चाहे वो उर्दू पत्रकारिता हो, चाहे हिंदी पत्रकारिता हो, चाहे मलयालम पत्रकारिता, कोई भी भाषा हो। भारत की तो अनेक भाषाएं हैं। इस मूल भाव को बनाकर रखना पड़ेगा कि पत्रकारिता केवल ऐशो आराम के साधन जुटाने के लिए नहीं है कि पुलिस में भर्ती हो गए तो सब्जी भी ठेले वाले से फ्री आएगी, कहीं जाना है सड़क पर खड़े हो जाएंगे, रोको रोको, कार में बैठकर जाएंगे। आदमी डरता है अगर इसको पुलिस वाले को कार में लिफ्ट नहीं दी तो न जाने किस मामले में फंसा देगा। पत्रकारिता ऐशो आराम जुटाने के लिए नहीं है। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, हालांकि वो दूसरे नज़रिए से लिखा गया, पर मैं उसको पत्रकारिता का मूल मंत्र मानता हूँ। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये अहद अगर जिंदगी में है तो मित्रों, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बना रहेगा और किसी भी अफसर की, किसी भी नेता की, किसी भी पुलिस वाले की मीडिया की इस जागरूकता के सामने हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आम आदमी के हकों पर डाका डाल सके। हमने पत्रकारिता करते हुए अपने प्रयासों से रोते हुए एक आदमी की आंख से भी आंसू पोंछ दिया तो समझ लीजिए हमारे पूरे जीवन की पत्रकारिता धन्य हो गई। और इसलिए मैंने कहा कि पत्रकारिता ज्ञान कर्म नहीं है, बौद्धिक कर्म नहीं है। पढ़ लिख लिए बस बन गए पत्रकार। पत्रकार को मित्रों दुनिया का दर्द अपने सीने में लेकर जीना पड़ता है और उस दर्द से अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो कभी अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। लेकिन पत्रकारिता करते समय हम लोगों को कुछ व्यवहारिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा अनुभव है कि आजकल के जो पत्रकार हैं, नौजवान जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, बहुत योग्य हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़ा टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन पढ़ने लिखने की रुचि नहीं है, जिसे हिंदी में स्वाध्याय कहते हैं। स्टडी करना कोर्स की किताब पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने लिखने का अभ्यास बनाइए। और उसके कारण क्या होता है कि चाहे हम किसी भी भाषा के पत्रकार हों, हम ठीक से भाषा भी नहीं लिख पाते और सोचते हैं कि अरे हम तो ज्ञानी आदमी हैं, पत्रकार हैं, भाषा थोड़ी गलत सलत हो रही, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जिस भाषा की पत्रकारिता कर रहे हैं उस भाषा पर आपका अगर कमांड नहीं है तो आप प्रभाव पैदा नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा रोचक प्रसंग आपको बताता हूँ।
एक लड़की थी, छोटी थी, पढ़ने जाती थी, बड़ी तेज थी, लेकिन गलत लिखती थी। उसके पिताजी बहुत समझाते थे कि बेटी थोड़ा सा सही लिखना सीख लो तो तुम्हारे और अच्छे नंबर आएंगे। और कहती थी क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मात्रा छोटी बड़ी कुछ भी लग गई, इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। नहीं सुनती थी। बड़ी हो गई, शादी हो गई, अपनी ससुराल चली गई। एक बार पिताजी ने उसको चिट्ठी लिखी। अब तो चिट्ठियाँ ही संग्रहालय की चीज़ हो गई हैं। थोड़े से जो ज़्यादा आयु के लोग बैठे हैं वो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन जो बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं उन्होंने तो शायद पोस्ट कार्ड देखा भी नहीं होगा बहुत सौ ने। तो उन्होंने पोस्ट कार्ड लिख दिया। आजकल तो व्हाट्सएप पे चैट हो जाता है सब कुछ। पोस्ट कार्ड लिख दिया और लिखा, प्रिय बेटी सुखी रहो। क्या लिखना चाहिए? सुखी रहो। उन्होंने लिखा सुखी रहो। चिट्ठी चली गई। उसने पढ़ा, मन में बहुत नाराज हुई। पिताजी वैसे तो बड़ा ज्ञान बघाड़ते थे और खुद गलत लिख रहे हैं और मुझे आशीर्वाद देने की बजाय श्राप दे रहे हैं, क्योंकि सुखी रहो तो आशीर्वाद हो गया और सूखी रहो तो श्राप हो गया ना, सूखी। और जब 2-4 महीने बाद अपने मायके आई तो पिताजी ने हालचाल पूछा। उसने हालचाल पूछने की बताने की बजाय अपना झोला झंडा रखा और बड़ी नाराज़गी में उसने कहा, आप बड़ा ज्ञान देते थे कि सही लिखना सीखो, आप खुद गलत लिख रहे हो हैं और अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। बोले क्या हो गया, मुझे बता तो कुछ। उसने कहा आपने चिट्ठी लिखी थी और उसमें लिख दिया प्रिय बेटी सूखी रहो। आपको इतना पता नहीं है कि सूखी रहो नहीं लिखते हैं। तो पिताजी ने बड़े भोलेपन से कहा कि अरे उसमें मात्रा ही तो थोड़ी गलत हो गई थी, हैं, छोटी मात्रा लगानी चाहिए थी। ऊ जानते हैं ना आप लोग, छोटी ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा हो गई, क्या फर्क पड़ गया, मात्रा इधर से उधर हो गई। उसने कहा कि कैसे नहीं फर्क पड़ गया, सुखी रहो लिखते तो मुझे खुशी होती और आपने मात्रा बड़े ऊ की लगा दी तो सूखी रहो मेरे मन में दुख पैदा कर गई। तो पिताजी ने कहा कि अब तेरी समझ में आ गया, तू बड़ा कहती थी कि क्या फ़र्क पड़ता है मात्रा इधर से उधर हो जाने से, अब तुझे पता चल रहा है फ़र्क कितना पड़ता है। भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा ही तो आपको अपने पाठक के साथ जोड़ती है। अगर उस भाषा का सही ज्ञान हमको नहीं होगा, भाषा का ज्ञान पढ़ने से आता है। आप साहित्य पढ़िए, आप किताबें पढ़िए, आउट ऑफ कोर्स किताबें पढ़िए। उससे न केवल आपकी भाषा ठीक होगी, आपको दीन दुनिया की बड़ी विस्तृत जानकारी होगी। पढ़ने लिखने का अभ्यास लगातार कम हो रहा है, वो लगातार बढ़ना चाहिए। और ये नियम बनाना चाहिए कि प्रतिदिन सोने से पहले कम से कम 4 पेज पढ़कर सोऊंगा। दूसरी चीज़, ये इस दौर की ही बीमारी है, लेकिन पत्रकारों के लिए बीमारी बड़ी खतरनाक है, समय का पालन। अखबार का जो काम है, मीडिया का जो काम है, वो समयबद्ध है। उसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते। आगे पीछे कर देंगे तो सब खेल बिगड़ जाएगा। तो शारीरिक अनुशासन ये बहुत ज़रूरी है। काम के बोझ से घबरा के, जैसे सरकारी दफ्तरों में छुट्टी ले लो, बीमार हो गए, सिर में दर्द हो गया, ये हो गया, 6-6 बार तो बाबा को मार देते हैं, दादा को, हैं दादाजी मर गए हैं आज नहीं आ पाएंगे। पत्रकार ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि ये करने की प्रवृत्ति अगर हमारी पड़ गई तो हम फिर कभी अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते, कभी अच्छे मीडिया पर्सन नहीं बन सकते। शारीरिक अनुशासन, मन का अनुशासन, समय का पालन, ये बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हमको प्रयत्नपूर्वक अपने अंदर लानी पड़ेंगी अगर हम अच्छे मीडिया पर्सन बनना चाहते हैं तो। मित्रों, मीडिया का काम हमको मौज मज़े की ज़िंदगी जीने की सहूलियत नहीं देता है।
बिल्कुल जैसे धनुष पर बाण चढ़ा रहता है, उस तरह की ज़िंदगी पत्रकार की होती है। न जाने कब बाण छोड़ना पड़ जाए। घर में भी आप रात को सो रहे हैं और जिस बीट के आप हैं, अगर वो घटना घट गई है तो रात को 1:30 बजे भी आपको जगाया जाएगा, उठ के आइए, और आप ऐं करते रहेंगे, ऐंठते रहेंगे, अरे कहाँ नींद छोड़ के जाएं। तुरंत दौड़ना पड़ेगा, तुरंत काम में जुटना पड़ेगा, तुरंत रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ अखबार की डेडलाइन निकली जा रही है। शरीर का अनुशासन, मन का अनुशासन, समय का अनुशासन, ये बनाकर रखना पड़ेगा। और मैं तो गांव में पैदा हुआ। अंत में एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी दादी अनपढ़ महिला थी, लेकिन बचपन में एक बड़ा सूत्र जीवन का उसने दिया। वो कहती थी, कायदे के लिए जियो, फायदे के लिए नहीं। ये पत्रकार की जिंदगी का सूत्र है। पत्रकार जिस दिन फायदे के लिए जीना शुरू कर देगा, उस दिन पूरे समाज का कायदा बिगड़ जाएगा। आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का मन आपका बना और उसके लिए विधिवत एक शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं। आप अच्छे पत्रकार के रूप में मीडिया के जिस भी फॉर्म में आप जाएं, इलेक्ट्रॉनिक में, सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, मन के इस भाव को बनाकर रखिए। ईश्वर ने हमको जिम्मेदारी दी है पत्रकार के रूप में। नौकरी देने वाला हमारा मालिक हो सकता है अखबार का, मीडिया हाउस का। नौकरी तो यहाँ नहीं करेंगे तो कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो गोलगप्पे बेच लेंगे। गोलगप्पे बेचने वाला तो एक पत्रकार से ज़्यादा पैसा कमा लेता है, लेकिन वो ये संतोष लेकर नहीं जीत सकता कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ। ये संतोष लेकर आंख मूंदने का जो मौका है, ये केवल पत्रकार को मिलता है कि मैंने समाज के लिए कुछ किया, आज मैं संतुष्ट होकर जा रहा हूँ। ये भाव लेकर आप चलेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। नई पीढ़ी पत्रकारिता की कमान संभाले और जिन लोगों ने पत्रकारिता की नींव इस देश में रखी, उन लोगों की भाव भावना को लेकर हम यशस्वी हों, सफल हों। हमारे जो सपने हैं मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ने के, वो पूरे हों। मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आदरणीय सिकंदर जी का बहुत आभारी हूं कि यहाँ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एनबीटी का एक पब्लिशिंग कोर्स करने का हमको अवसर मिल रहा है। और हमारे अहमद खान साहब और फरियाद साहब, इन लोगों का भी आभारी हूँ कि इन लोगों ने आप सबके बीच में आपसे मिलने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद। ईमान रोज रोज नहीं बदलता। वायसराय ने कहा कि सख्त से सख्त मौत की सज़ा दी जाएगी। उसने कहा कि आप जो करना है कर लो। और आखिरी लम्हे मौलवी मोहम्मद बाकर, जो इस हिंदुस्तान का पहला शहीद सहाफ़ी पत्रकार बनने का जिसे मौका मिला, तोप से बांध के उस शख्स को उड़ा दिया गया और एक जिंदा इंसान 50-50 ग्राम के लोथड़े में तब्दील हो गया। लेकिन जो लिखा उसने सोसाइटी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो वो मौलवी मोहम्मद बाकर की परंपरा से निकले हुए ये हिंदुस्तान के पत्रकार हैं और शायद वो जज्बा हम सब में बाकी रहे और इस सोसाइटी के लिए, इस मुल्क के लिए हम कुछ कर सकें। बेहद शुक्रिया सर। बहुत ही आज का जो आपका लेक्चर है वो बहुत ही नसीहत आमेज़ है। इंशाअल्लाह अगर इसमें हम फॉलो करें, इस पर अमल करें, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो एक कामयाब सहाफ़ी या पत्रकार बनने से आपको रोक सकेगी। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो बच्चों के मन में कुछ सवालात हैं तो जो आपसे पूछना चाहेंगे। जल्दी, बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए, जिन लोगों के पास सवाल हैं हैंड रेज करिए। एक बाढ़ है जो मतलब हमेशा सर पे लटका रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर जैसे इसी से हम कैसे बच सकते हैं, इस चुनौतियों से हम कैसे लड़ सकते हैं? आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है। एक तो हमको अपना उद्देश्य स्पष्ट करना पड़ेगा कि अगर हम मीडिया में आए हैं तो
हमें सीधा सरल और सुविधाओं का रास्ता चाहिए या मीडिया जैसा हमसे चाहता है हमें वैसा बनना है? पहली बात तो ये तय करनी पड़ेगी। फिर काम करते करते हम अपने को उस रूप में ढालते हैं और हमारे अंदर फिर उस प्रकार का विवेक अनुभव से अपने साथ काम करने वाले लोगों के संग साथ से एक विवेक पैदा होता है। उससे हम मिनट टू मिनट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। कोई भी किताब आपको ये नहीं बता सकती या कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि ऐसा होगा तो तुम ऐसा कर लेना, ऐसा होगा तो वैसा कर लेना, क्योंकि इतने प्रकार की चुनौतियां हैं जो रोज नए रूप में सामने आती हैं। ये हमको अपनी डिवोशन के द्वारा अपने अंदर एक विवेक और एक शक्ति खड़ी करनी पड़ेगी, वही हमको इससे बचा सकती है। कोई बचाने आने वाला नहीं है, आपकी नौकरी बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट सर, एक बात पूछ रहे प्राणों की आहुति थी और उनके बलिदान से हम आज उनको याद करते हैं। अभी सर पिछले दिनों एक पत्रकार की सर प्राणों की आहुति थी बड़ी बड़ी लंकेश, उसके बारे में सर आप क्या विचार? देखिए, हत्या किसी भी की हो ये बहुत निंदनीय है और किसी भी हत्या को कोई भी कारण बताकर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी चीज ये भी है, जैसे मैंने पहले कहा था कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई देश हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के। तो पत्रकार बनकर केवल एक एक्टिविस्ट की तरह हम काम करेंगे, बुद्धिजीवी की तरह हम काम करेंगे, मानवीय संवेदनाओं से हम कट जाएंगे और अपनी उस एक्टिविज्म के सामने देश के हितों को, पब्लिक इंटरेस्ट को ही दांव पर लगा देंगे, तो इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जाता। मैं जो थोड़े से रसूमात जो उस समय हमने मुलतवी कर दिए थे, मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के डीन प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान साहब से कि हमारे मेहमान जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर बलदेव भाई शर्मा सर की खिदमत में हदिया गुल पेश करें। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे साथी जनाब मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब से, जो डिपार्टमेंट के ही एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आज हमारे रजिस्ट्रार सर भी हमारे दरमियान हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि रजिस्ट्रार सर की खिदमत में हदिया गुल पेश करें।